प्यारे बच्चों, वेलकम। एसएसटी के इस नए सेशन में आपका एक बार तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए क्लास के लिए। और सबसे पहले इस वर्तमान परिदृश्य में हम तमाम शिक्षा लाभार्थियों को आज यह बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, साथ ही साथ यह सुझाव देना चाहते हैं कि हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे। इसके लिए सबसे पहले यह फैसला लेना होगा कि लक्ष्य के बाद परिणाम क्या होगा, इसकी चिंता छोड़नी होगी। साथ ही साथ हमें बेहतर से बेहतर प्रयास करने होंगे। अगर हमारा प्रयास बेहतर रहेगा तो आने वाले परिणाम भी हमारे पक्ष में होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण है, एक बार मैं अपनी कहानी को थोड़ा संक्षिप्त रखकर आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने जब सुना कि अर्जुन युद्ध में अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने के बाद अत्यंत क्रोधित हुआ, और क्रोधित होने के बाद उसने एक भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं अपने पुत्र के हत्यारे जयद्रथ का वध नहीं कर देता हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा, तब तक मैं शांति के साथ नहीं रहूँगा। अगर मैं उसका वध शाम तक नहीं कर पाया तो मैं अग्नि स्नान कर लूँगा। इतनी बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा। जयद्रथ कोई साधारण योद्धा तो था नहीं, उसे भी वरदान मिला हुआ था, उसके पक्ष में भी कई सारे योद्धा थे, लेकिन अर्जुन जैसा महाधनुर्धारी ने एक अखंड प्रतिज्ञा ली थी कि किसी तरह से इसका वध कल तक करना है तो करना है। इस चक्कर में उसने बहुत सारी तरकीबों को निकाला। सामने वाले पक्ष भी कमज़ोर नहीं थे, कौरवों की पक्ष इनसे ज़्यादा सुदृढ़ थी। उन लोगों ने भी इनसे बचने के तमाम वो प्रयास किए और उनको जाकर एक जगह छिपा दिया गया, जयद्रथ जी को। बाद में अर्जुन निराश हताश होकर जयद्रथ को जहाँ तक खोजते हुए बेचारे परेशान हो गए। अपना संपूर्ण प्रयास कर लिया। संपूर्ण प्रयास करने के बाद बेचारे अब निःशब्द हो गए। बेचारे के पास कोई अब चीज़ बची नहीं, आशा की सारी किरण समाप्त हो चुकी थी। उनके सारथी के रूप में बैठे श्री कृष्ण ने जब उसे इतना ज़्यादा परेशान होते हुए देखा तो उसने पूछा कि पार्थ तुम्हें क्या हुआ है। तब अर्जुन ने कहा कि हे माधव, अब मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अब लगता है प्रतिज्ञा का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि मैंने जो शपथ ली थी कि अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाऊंगा तो मैं अग्नि स्नान करूंगा, इसकी बारी आ चुकी है। बेचारे निराश है अपना संपूर्ण प्रयास देने के बाद। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि आप अपना 100% देंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा जीवन अब खत्म हो गया है। हम अपने जीवन में इससे कई सीख ले सकते हैं अर्जुन वाली घटना से, जैसे कि अर्जुन के साथ आगे होने वाला है। अब सामने शत्रु पक्ष भी तैयार है, सज्ज है कि अब अर्जुन अपने प्रतिज्ञा से पीछे हटने वाला तो है नहीं, वो जो बोलता है वो करता है। वो जयद्रथ को मार नहीं पाया है, शाम होने वाला है, शाम हो भी चुका है। अब अर्जुन के मरने का नज़ारा हम लोग खूब धूमधाम से देखेंगे। हम लोग व्यर्थ में ही युद्ध कर रहे थे, बेचारा अर्जुन तो ऐसे ही मरने वाला है। ये सब सोचकर शत्रु पक्ष पूरा हर्षोल्लास में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि जयद्रथ को भी सामने निकाल कर ले आया गया, क्योंकि यह नियम बना था। अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त के बाद वह जयद्रथ का वध नहीं करेगा, सूर्यास्त से पहले तक में वह जयद्रथ का वध करेगा। शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और भीष्म पितामह जैसे कई धनुर्धारी योद्धाओं के साथ कौरव अब हर्षोल्लास मना रहे थे कि किस प्रकार से एक योद्धा मरने जा रहा है, अर्जुन मरने जा रहा है। ठीक है, अच्छा इतनी चीज़ें हुई, अब क्या होना था। कृष्ण जी ने देखा कि पार्थ परेशान है। कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन में जब कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा, आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप अपने अच्छे काम के प्रति सजग हैं, आपका रूटीन जो है वो सकारात्मक है, और अगर सफलताएं नहीं मिलेगी तब आपका साथ आपके ईश्वर देंगे। ये 100% ट्रू है अगर आप मन से मानते हैं भगवान को। तो अगर नास्तिक है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो आप अपने कर्म के प्रति सजग रहेंगे, भगवान आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कृष्ण जी ने क्या किया, अपने माया से उन्होंने सूर्य को ढक दिया था, और जैसे ही जयद्रथ सामने निकल कर आया खुशी मनाने के लिए कि चलो अर्जुन अब तुम अग्नि स्नान को जाओ, अर्जुन तो बेचारा परेशान था ही, उसके मन में अधीरता आ चुकी थी। पूरे पांडवों में हाहाकार सा मचा था कि मेरा सबसे सर्वोत्तम योद्धा जो वो मर रहा है, अब हम लोग हार गए, यहीं से हमारी हार तय हो गई, अब हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारा अर्जुन मर रहा है। लेकिन यहाँ कुछ और ही होने वाला था। जब
कृष्ण जी की ओर अर्जुन ने देखा, काफ़ी मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, इतनी विकट परिस्थिति में भी आप मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, क्या बात है? हे मायाधर, क्या आपकी कोई ये नई योजना तो नहीं है? तब कृष्ण जी ने उन्हें बताया कि कभी कभी जब लक्ष्य के लिए कोई मनुष्य अपनी चरम सीमा तक जाता है तो उसका उस लक्ष्य तक पहुंच जाना ये ईश्वर के ऊपर निर्धारित रहता है। ईश्वर उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में हर संभव कोशिश करने में लग जाते हैं। यही हुआ भी। कृष्ण जी ने अपनी माया से सूर्य के ऊपर से अपनी दृष्टि हटाई और फिर से क्या हो गया, दिन का माहौल बन गया। अब उन्होंने कहा कि सामने जयद्रथ दिख रहा है, उसे अब बाण मारो। यही हुआ, अर्जुन ने खुशी से उस पर बाण चलाया और उसके बाद जयद्रथ की मृत्यु हुई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हमारे कर्मों पर तय होती है। हम किस प्रकार के काम करते हैं, हमारा प्रत्येक दिन का जो वर्क होता है वो हमारे भविष्य को और ज़्यादा सुरक्षित करते जाता है। तो ये कहानी हमें यही सीख दे रही थी। आज का जो सेशन है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि जीवन में सकारात्मक चीज़ों से शुरुआत करना ज़रूरी होता है, तो हम लोग इन्हीं सकारात्मक सोच के साथ आज हम लोग डेमोक्रेसी नाम के इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और देखेंगे इसमें इनके सभी पहलुओं के बारे में, साथ ही डेमोक्रेसी के संपूर्ण तत्वों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे इस सेशन की ओर। तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है हमारा कि हमारे दुनिया में कई तरह के शासन व्यवस्थाएं हैं, जिसके बारे में हमने हिस्ट्री में बातचीत आपसे की थी। पहले हमने बताया था मोनार्की के बारे में, एब्सोल्यूट मोनार्की के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में। इसके बाद हमने बताया था आपको डिक्टेटरशिप के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में, सोशलिज्म के बारे में। ऐसे तमाम तरह के जो नए नए सरकार हैं जिससे लोग अभी तक संतुष्ट नहीं थे, ये तो तय था संपूर्ण विश्व में। लेकिन जब भी डेमोक्रेसी जैसे शब्दों का आविर्भाव हुआ, जैसे ही डेमोक्रेसी आया, उसके बाद लोगों का जो रुझान है वो इसके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाने लगा। इसे हिंदी में हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र का मीनिंग होता है लोग प्लस तंत्र। लोग को हम लोग पीपल कहते हैं और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सिर्फ और सिर्फ पीपल ही हो, मतलब सब कुछ लोग के ऊपर डिपेंड है। यहाँ राजा नहीं है, यहाँ किसी एक व्यक्ति को पावर नहीं दिया गया है, यहाँ संपूर्ण शक्ति किसके पास में है? पीपल के पास में है। तो अब्राहम लिंकन और बड़े बड़े विद्वानों ने डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन किया है, ये देखिए। उन्होंने लिखा था ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which all power belongs to people। मतलब सब का सब चीज़ क्या होता है? लोग के हाथ में ही होता है। ये देखिए, ये शब्द अपने आप में संपूर्ण है, ऑल पावर। और किसके पास बोल रहे हैं हम? पीपल के पास बोल रहे हैं। तो जब शक्ति का निर्धारण लोगों के पास कर दिया जाए, ऐसा कोई राजा अगर भविष्य में होता जो कहता ठीक है हम नाम के राजा हैं लेकिन सारा काम हम जनता से पूछ कर ही करेंगे, ऐसा जो राजा हो जाता तो डेमोक्रेसी कभी आती ही नहीं। राजा के शासनकाल में यही दिक्कतें सबको ही है कि राजा का पूरा परिवार जो था, उससे जुड़े हुए लोग जो थे वो काफ़ी अच्छे से रहते थे, बाकी जनताओं के साथ क्या तकलीफ थी इस धरातल पे आने का कभी प्रयास ही नहीं किया गया, कोई प्रयास नहीं हुई। यही कारण है कि लोगों के बीच और राजा के बीच में एक गहरी खाई सी बन गई, दोनों के बीच में एक असमानता आ गई। जहाँ एक और पूरा भोग विलासी जीवन राजा और उसके परिवार जीते थे, वही दूसरी ओर अपने जीने के लिए प्रत्येक दिन जद्दोजहद में लगे हुए समाज के अन्य वर्ग उनकी ओर बिल्कुल कतिपय दृष्टि से देखते थे कि किसी तरह से राजा की कोई मदद मिल जाए तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। यही कारण रहा कि राजा का शासनकाल इतना दिनों तक चला नहीं। तो ये डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्थान मिल रहा है, सभी लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये किसकी सरकार है? लोगों की सरकार है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। अभी अगर वर्तमान परिदृश्य में बात की जाए तो दो तरह के शासन है अभी। एक है पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
और दूसरा है नॉन डेमोक्रेटिक। तो एक लोकतांत्रिक सरकार है, एक गैर लोकतांत्रिक सरकार जिसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे देश में आप जानते हैं भारत की आबादी लगभग 143 करोड़ के करीब, उससे कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा। और इतने विशालकाय देश को भी हम लोग लोकतंत्र की मदद से चला पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा देश धन्य है, इंडिया। और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी ने क्या किया है, अपने आप को साबित करके दिखाया है कि हमसे अच्छा ऑप्शन अभी लोगों के पास मौजूद नहीं है। हम सबसे बेहतरीन विकल्प हैं लोगों के लिए शासन करने के लिए। और दूसरा है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसे कई देश है जहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे आप कह सकते हैं भूटान में, ठीक है। जैसे आप कहते हैं यूएई में, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। जैसे आप कह सकते हैं केएसए में, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। इन सभी जगहों पर राजाओं का शासनकाल अभी तक मौजूद है, अभी भी राजा का ही शासनकाल है। जापान जैसा देश, अभी कुछ दिनों पहले राजा का शासन खत्म होने पर अब तो लगभग खत्म हो ही गया है। वहीं इंग्लैंड में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित है, वहाँ अभी भी महारानी के रूप में एक पोस्ट हमेशा तैयार रहता है, और वहाँ पर ब्रिटेन की महारानी होती है। तो ये सब नॉन डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट में बढ़ जाते हैं। चलिए, ये बातें तो हो गई। हमने देखा कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता की सरकार है, जनता के लिए सब कुछ करने वाली चीज़ें हैं। अभी आए दिन चुनाव का समय है, देखते होंगे चुनाव में जितने भी नेता वगैरह आपके आते होंगे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते होंगे, वो कहते होंगे भाई आप ही लोग सब कुछ है, आप लोगों के लिए हम रोड बनवाएंगे, आप लोगों के लिए हम लोग स्कूल बनवाएंगे, पीने की पानी की व्यवस्था करवाएंगे, ठीक है, आपको एक स्वच्छ माहौल तैयार करके देंगे, ठीक है, आप हमें जिता दें। आप ही के बीच में से निकल रहे वो, और उनको हम ही लोग चुन रहे हैं, हम ही लोग अपना सरकार बना रहे हैं। यही चीज़ तो अभी तक नहीं था, यही डेमोक्रेसी को सबसे अलग बनाता है। लेकिन इतिहास ऐसे कई राजाओं से, ऐसे कई व्यक्तियों से भरा पड़ा है, जिसके बारे में जब आप जानकारी लेंगे तो आपका रोम सिहर जाएगा। आपने नाम सुना होगा एडोल्फ हिटलर का, आपने नाम सुना होगा बेनितो मुसोलिनी का, आपने नाम सुना होगा राजा शाह पहलवी का, आपने नाम सुना होगा युगांडा के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट अल उद अमीन के बारे में। आदमी का मांस खाने वाला व्यक्ति, मतलब अपने विरोधियों का खून पीता था, पहले उसको मरवाता था, फिर उसके खून को रोज़ पीता था। ऐसे नरभक्षी व्यक्तियों को आपने सुना ज़रूर होगा, नहीं सुना है तो आप आगे सुनेंगे उसके बारे में। आपने नाम सुना होगा और भी कई शासक, अभी हाल में किम जोंग उन जैसे राजा, जैसे वो शासक भी इसी लेवल में काम कर रहे हैं। हालांकि जनता को उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, फिर भी उनके शासन का जो स्टाइल है वो हल्का मैचअप करता है ऐसे ही लोगों से। तो इतिहास के गर्भ से ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी निकल कर आती है, जिसका नाम अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चिली नाम का एक देश है, अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है चिली, और वहाँ के एक शासक है जिनका नाम है पिनोशे, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे, यहाँ पे चिली में इनका पूरा नाम था अगस्ता जोस रेमन पिनोशेट उराग्वे, पूरा नाम है ये। लेकिन हम लोग जानकारी लेने के लिए सिर्फ ये देखेंगे कि इनका नाम पिनोशे है, और ये चिली के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। इनका जन्म चिली में ही हुआ था, और इनका जन्म लगभग 1915 में हुआ है। इसकी कहानी हम क्यों सुना रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत कहानी इनके बारे में है। तो 1915 में जन्मे यह बचपन से ही इनको आर्मी में जाने का शौक़ था, एडोल्फ हिटलर के तरह। एडोल्फ हिटलर के साथ भी यही कुछ था, उन्हें भी रुझान था अपने देश के प्रति, तो आर्मी में जाने का शौक़ था। अपने यहाँ के चिली के आर्मी कैंप में वो भर्ती भी हुए, खूब मेहनत किए, वहाँ पर देश के लिए काम करने को आतुर हो गए। उस समय वहाँ का राष्ट्रपति हुआ करता था सैल्वाडोर एलेंडे। क्या नाम था? सैल्वाडोर एलेंडे, ये प्रेसिडेंट था वहाँ का। उन्होंने इसकी मेहनत जो देखी, मेहनत देखकर उनको लगा कि यार ये व्यक्ति तो सही में आगे चलकर हमारे देश को ऊंचाई तक ले जाएगा, एक अलग ऊंचाई तक ले जाएगा। उन्होंने इन्हें क्या बना दिया, आर्मी का 18 साल उम्र पुरते पुरते इसको आर्मी का चीफ कमांडर बना दिया।
ये बना दिया किसको, पिनोशे को। देखिए पिनोशे की कहानी कहाँ से कहाँ तक जाती है। एक गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति 1915 में अपनी 18 साल की आयु में पहुँचते पहुँचते वो चीफ कमांडर बन जाता है सेना का, ठीक है। और जैसे ही चीफ कमांडर बनता है, अब खुदा ना खास्ते उस देश के साथ दिक्कतें ये आ जाती है कि उस देश में फसल ठीक से नहीं हो पाता है। जब फसल नहीं हो पाता है तो वहाँ पर आम जनजीवन के लिए वो फिर परेशानी का सबब बनता है। महंगाई बढ़ जाती है, आर्थिक मंदी बढ़ती है, अव्यवस्था होने लगता है। इस सब के बीच में कभी कभी क्या होता है जीवन में कि किसी के लिए जो कोई मजबूरी बनकर आती है वो दूसरे के लिए फ़ायदा कर जाता है। एक बार हमको याद है कि एक खिलाड़ी जो है क्रिकेट में रविंद्र जडेजा, ठीक है, उसने भारतीय टीम का खिलाड़ी हैं और उन्होंने क्या किया, 50-60 रन की एक उपयोगी पारी खेली किसी देश के खिलाफ। अच्छी एक इम्पोर्टेंट मैच थी वो, और उसके बाद वो चोटिल हो गए। और उससे पहले तक एक खिलाड़ी है स्पिनर, लेग स्पिनर, जिसका नाम है यूजी चहल, युजवेंद्र चहल, अच्छा खिलाड़ी है, तो उसको मौके नहीं मिल रहे थे बराबर। और जैसे ही रविंद्र जडेजा को चोट लगता है तो उसके बैकअप के रूप में, मतलब कंकशन के रूप में उनको ले लिया जाता है टीम में। तो बैटिंग किया रविंद्र जडेजा ने, अब बॉलिंग की बारी आई, चोट लग गई थी, तो उसके बदले में कंकशन के रूप में सब्स्टिट्यूट कर लिया गया यूजी चहल को। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे हमारी बातों को। तो उसको ले लिया गया कि चलिए आप चोटिल है, आपके बदले में ये। और यूजी चहल आए और यूजी चहल छाए, 6 विकेट लिए उन्होंने। तो कभी कभी किसी के लिए जो दिक्कतें हैं वो दूसरे के लिए वो क्या बन जाता है, अवसर के रूप में बनता है। यहाँ भी सेल्वाडोर एलेंडे के लिए परेशानी था। पूरा देश महंगाई से जूझ रहा था, परेशानी से जूझ रहा था, लोग सब त्रस्त थे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने का अब बारी था पिनोशे की, जिसने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया पिनोशे पे कि ये लड़का एक दिन हमारे देश को ऊंचाई तक ले जाएगा। पिनोशे जो कि चीफ कमांडर था सेना का, उसने क्या कर दिया, अल्टीमेटम दे दिया किसको, सेल्वाडोर एलेंडे के घर पे एक नोटिस भेज दिया। नोटिस यह भेजा कि आप 2 काम करें, ठीक है, या तो आप स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें या हम लोग आ रहे हैं आप पर अटैक करने के लिए, आप उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। तो पिनोशे ने इसकी नोटिस भेजी किसको, सेल्वाडोर एलेंडे यानी राष्ट्रपति को, कि या तो आप स्वेच्छा से प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़िए क्योंकि आप देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने इस व्यक्ति की पहचान की कि नहीं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये आगे चलकर हमारे देश को बढ़ाएगा। और सामने से क्या मिल रहा है कि आप अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं, तो सेल्वाडोर एलेंडे जी आप हट जाइए, नहीं तो आप हमारे सेना के आक्रमण के लिए तैयार रहिए, हमारा सेना आप पर आक्रमण करने वाला ही है, ठीक है। लेकिन सेल्वाडोर एलेंडे ने बोला हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, ठीक है, और वो डरने को तैयार नहीं हुआ। अब क्या होना था, अब सेल्वाडोर एलेंडे बेचारे अपने सेना के साथ तैयार हैं, ये भी, और इधर से चीफ कमांडर भी अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर आ रहे हैं। अब दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता, उससे पहले ही खबर आती है कि 2 दिन से एक रूम बंद पड़ा है सेल्वाडोर एलेंडे के घर का, ठीक है। उसकी पत्नी अपने पति को खोज रही है और कहीं उसके पति मिल ही रहे हैं। पूरे देश में हाहाकार मच गई कि सेल्वाडोर एलेंडे गया कहाँ, गया कहाँ। सभी जगह खोज पर जांच पड़ताल शुरू हुई, कहीं उनको देखा नहीं जा रहा था, कहीं वो मिल भी नहीं रहे थे। अब देश के राष्ट्रपति खो गए हैं, ये बड़ा ही अचरज बात था कि भाई गए कहाँ। बाद में पता चलता है कि एक रूम हमारे घर का बंद है कई दिनों से, इससे पहले बंद नहीं था, अभी बंद है, ठीक है। चेक करते हैं स्टोर रूम को, स्टोर रूम में चेक करने गए, क्योंकि स्टोर रूम में तो जनरली लोग सामान रखते, कचरा सब। वहाँ जाकर देखते हैं तो उनके पति सेल्वाडोर एलेंडे की लाश पड़ी हुई और उस पर कीड़े लग रहे हैं, ठीक है। रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। किसने उसको मरवाया ये बात आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, या आप समझ सकते हैं कि कौन ऐसा किया होगा। तो इतिहास में पिनोशे नाम के एक तानाशाह की शुरुआत हो चुकी थी, उसका शुभारंभ हो चुका था, ठीक है। अब जनरल पिनोशे ने क्या किया, सत्ता संभाल ली। यहाँ से वो चीफ से क्या बन गया, वो जनरल बन गया, यानी यहाँ का राष्ट्रपति बन गया। वो चिली का नया राष्ट्रपति पिनोशे आने के साथ ही उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन बंद करवाया कि चलो चुनने की प्रथा को ही हम ख़त्म कर देते हैं।
ना रहेगा चुनाव और ना कोई दूसरा किसी को चुनेगा। डेमोक्रेसी बहुत अपने आप को समझ रहा है होशियार, उसके पास इलेक्शन की क्षमता है, वो चुन सकता है। जब भी चयन करने की बात आएगी तो लोगों को दिक्कत होगा ही। यहाँ उसने क्या किया, इलेक्शन सिस्टम ही ख़त्म करवा दिया कि नहीं इलेक्शन होगा। इतना पर भी रुक जाता तो चलता। पिनोशे ने अपने शक्ति का कितना बड़ा दुरुपयोग सब किया, अभी देखेंगे हम लोग आगे। उन्होंने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स को भी हटा दिया कि चलिए आदमी की जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसको ना बोलने का अधिकार है, ना धर्म के प्रति स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसे कोई अधिकार उसके लिए छोड़े नहीं गए। ठीक है, तो इलेक्शन ख़त्म, फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो गए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अब सिर्फ काला चश्मा पहनना शुरू कर दिया। लोगों का विरोध उसको दिखे नहीं, वो अपने धुन में मस्त रहते थे। काला चश्मा मोटा सा पहन कर चलते थे। कभी मौका मिलेगा इसका फ़ोटो भी दिखाएंगे। उनके शासन में उनके हज़ारों विरोधी होते चले गए, क्योंकि इनके शासन का तरीका आपको पता चल रहा है किस प्रकार का है। ठीक है, ये इलेक्शन सिस्टम बंद, फंडामेंटल राइट्स हटा, सल्वाडोर एलेंडे की मौत, ये सब तमाम घटनाएं लोगों के मन में पिनोशे के प्रति नफरत पैदा कर रही थी। नए नए दुश्मन उसके तैयार हो रहे थे। एक बार की बात है, उनके एक साथी ने क्या किया, पिनोशे के एक साथी ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दी। अब पिनोशे के खिलाफ आंदोलन छेड़ दी। उन्होंने सब ने क्या किया, एक सैंटियागो नाम का एक जगह है, सैंटियागो, वहाँ पर एक स्टेडियम है, अभी भी स्टेडियम है, फुटबॉल का स्टेडियम है। और वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया, आंदोलन के लिए एक मीटिंग बुलवाई। बहुत सारे लोग आए, सबको निमंत्रण दिया गया कि जो जो पिनोशे के दुश्मन है वो सब चले आए। आपने इतिहास में इससे ज़्यादा भयानक चीज़ नहीं देखी होगी जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबको बुलाया गया और विरोधी के जो लीडर थे वो भी, मतलब पिनोशे के जो लीडर थे, विरोधी थे, वो भी आए और सब ने मिलकर पिनोशे का जमकर विरोध किया। जैसे ही सब लोग आए, जलियांवाला बाग की तरह एक ही पार्क में सब स्टेडियम में बंद हो गए। और तब जाकर उधर से पिनोशे भी आता है और फिर जाकर जिन्होंने इस विरोध को शुरू किया था वो और पिनोशे गले मिलते हैं और फिर दोनों के बीच में डील होता है। और ये पूरी की पूरी चाल होती है जनरल पिनोशे की कि आप हमारा विरोधी बनकर जाएं और सारे विरोधियों को समेट कर लाएं एक जगह, अब इनका कल्याण करेंगे हम। सब लोगों को पता भी नहीं चला ये हो क्या रहा है। अचानक से हमारे नेता जो है, जो कि अभी तक पिनोशे का विरोध कर रहे थे, वो उनके गले मिल रहे हैं, वो उनके साथ खाना खा रहे हैं, वो उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं। ये होने क्या वाला है ये सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद उस सैंटियागो फुटबॉल स्टेडियम में सबको बंद कर दिया गया, नज़रबंद, और एक एक करके सबको मौत के घाट उतारा गया। जहरीली गैस छोड़ी गई, अंधाधुंध फायरिंग करवाई गई। इस प्रकार से तानाशाह की नई परिभाषा के रूप में जनरल पिनोशे ने उस हार को पहना, उस नए साम्राज्य का राज्यारोहण किया उन्होंने। ठीक है, उस गद्दी पर वो बैठे, एक नए तरह के शासन का अभ्युदय हुआ। अभी तक आपने एडोल्फ हिटलर को देखा था, लेकिन ये तो एडोल्फ हिटलर से बिल्कुल अलग ही था। हमने कहानी पढ़ी क्लास 9th वाले में, लेकिन इसकी कहानी तो सबसे अलग है। ये बिल्कुल अलग ही लेवल का काम करते जा रहा है। ठीक है, तो जनरल पिनोशे ने उन सभी लोगों को भी मरवा दिया। कुछ सालों बाद देखिए, कभी कभी होता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य, जब जब पाप अत्यंत एक्सट्रीम पॉइंट पर जाएगा, महाभारत की ये स्लोगन है, तब तब क्या होगा, उस पाप का खात्मा होगा। आपने कई अपने धार्मिक कहानियों में सुना होगा कि जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो भगवान राम का अभ्युदय हुआ, जब कंस का अत्याचार बढ़ा भगवान कृष्ण जी आए, जब सहस्त्रबाहु अर्जुन का अत्याचार बढ़ा परशुराम ने फरसे उठाए। तो जब जब पृथ्वी पर इस तरह की दिक्कतें होती है, तब तक कुछ ना कुछ उसको बैलेंस करने वाले फैक्टर भी आते हैं। बात 1998 पर पहुंच जाती है, 1998 पे जनरल पिनोशे चिली से ब्रिटेन की यात्रा करने जाते हैं और ब्रिटेन की यात्रा के दौरान वहाँ कुछ अज्ञात लोग उनको क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। जनरल पिनोशे को गिरफ्तार कर लेते हैं, इस इतने खूंखार तानाशाह को गिरफ्तार कर लेते हैं। ठीक है, और उनको ले जाते हैं कहाँ, तो उनको ले जाते हैं UN में ले जाते हैं, यूनाइटेड नेशन के हेड ऑफिस में ले जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर उनके
ऊपर केस करते हैं मानवाधिकार हनन का। मतलब आपने लोगों के मन के साथ खेला, आपने लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं, तो आप पर अब सज़ा मिलेगी आपको। केस चला, कई सालों तक केस चला, बेचारे को कई बार इस केस के दौरान यहाँ पर लाया गया, कभी कभी घसीट कर लाया गया, कभी कभी खुद ही डर से पहुँच गई है। धीरे धीरे इनके शासन व्यवस्था अब शिथिल पड़ने लगे, जहाँ एक और अपने शासन के चरम सीमा पर उन्होंने इतने भयानक भयानक काम किए, अब धीरे धीरे ये शिथिल पड़ने लगे। और अंत में क्या हो गया कि इसी केस के दौरान बीमारी हुई और बीमारी के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम देखते हैं जनरल पिनोशेट जैसे शासक जो है वो नॉन डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट को बढ़ावा देते हैं, साथ ही साथ आम जनजीवन को काफ़ी तबाही मचाते हैं, उनके जीवन में लोगों का जीना दुर्लभ कर देते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं से हम यह सीखते हैं कि इससे बेहतरीन शासन डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट ही है, क्योंकि जब जब शासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में जाता है तो वो उसको अलग तरीके से एंजॉय करने लगता है, जैसे कि अभी जनरल पिनोशेट ने किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चिली की यह घटना आपको समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे म्यांमार, पाकिस्तान और अफ्रीका के कोई और देशों के बारे में भी, उसकी भी ज़बरदस्त कहानियां हैं। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको रोचक लगा होगा, आप इसे जाकर एक बार फिर से देखेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, साथ ही साथ इस सेशन में अगले दिन भी जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप।